Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you must be fine. उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब हमारा नया टॉपिक है कंजंक्शंस। यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी आता है। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं ये कंजंक्शंस होते क्या हैं। मैंने लिख रखा है इनको कनेक्टिव्स, कनेक्टिंग वर्ड्स या सेंटेंस लिंकर्स भी बोलते हैं। कनेक्ट मीन्स जोड़ना, कोई दो चीजों को ये जोड़ते हैं ये शब्द। डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखी है ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस और टू सेंटेंसेस। ऐसा शब्द जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोज को या दो वाक्यों को जोड़ता है, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। उदाहरण में आपको समझा दूं, राम इज इंटेलिजेंट, राम होशियार है। श्याम इज इंटेलिजेंट, श्याम होशियार है। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग वाक्य हैं। अब इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, यानी राम और श्याम होशियार है। तो ये दो सेंटेंस यहां थे, एक ये था, ये किया था, इन दोनों को जोड़ा किसने? एंड ने। तो एंड यहां पर कंजंक्शन है। इस तरह से बहुत सारे कंजंक्शन होंगे, हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप नोटबुक लेना, सारी चीजें लिखते जाना, आपको 100% फायदा तभी मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन आपके परीक्षा में ये कभी कोई भी नहीं पूछेगा कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री या थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये समान को जोड़ते, समान को समान से जोड़ते, एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। एंड बट, ये जैसे है ना राम एंड श्याम, तो ये कोऑर्डिनेटिंग ये कंजंक्शन है, या और है, एज वेल एज है, और भी बहुत सारे उदाहरण है। मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव यानी रिलेशन बनाते हैं, साथ में रिश्ता बनाते हैं। तो ये रिलेशन बनाते हैं, और ये दूसरी चीज, ये हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, यानी दो शब्द एक साथ होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो वगैरह वगैरह। तो ये कोरिलेटिव। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये किसी को किसी से भी जोड़ देते हैं, समान को असमान से जोड़ते हैं, जैसे अनटिल, टिल, अनलेस, वेट हियर, टिल आई कम, इस तरह से। ठीक, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इस तरह के। ये तो 3 तरह के ये कंजंक्शन हो गए। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस इज नेवर आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। आप ये नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते, पहले लिखो, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो, लिखो, पहले पॉज करके लिख लो। हम शुरू करें उनके यूजेस, उसके पहले कुछ चीजें आप नोट कर लो। इनके बाद ये सब ये आते हैं, ये नहीं आते, ये ध्यान रखना बच्चों। हम कई बार पेयर यानी कोरिलेटिव प्रोनाउंस को गलत यूज कर देते हैं, ये ध्यान रखना। छाए रहते हैं ये परीक्षाओं में। तो ये नाइदर के बाद नोर आता है, और नहीं। आइदर के बाद और आता है, नोर नहीं। बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं। हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर आता है, देन नहीं। स्केर्सली का भी यही काम है। नो सूनर के बाद देन आता, THAN, देन आता है, देन या व्हेन नहीं। हार्डली के बाद एनी आता है, अदर नहीं। देखो, हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर भी आता है, हार्डली एनी के बाद आता, अदर नहीं आता। हार्डली के बाद एनी भी आता, अदर भी नहीं आता, ये अदर नहीं आता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। एनी के बाद अदर आता है, बट नहीं। सेल्डम के बाद नेवर आता है, एवर नहीं। नेवर के बाद और आता है, नॉर नहीं। नथिंग एल्स के बाद बट आता है, ये आप लिख लो, थोड़ा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। हार्डली वाली चीज ध्यान रखना। हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर भी आता है, और हार्डली के बाद एनी भी आता है। तो ये नहीं आते, ये आते हैं, इसको लिखो। और भी मैं बताता हूं आपको, ये गलतियां मत करना। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये छाए रहते हैं, लिखा होता है निम्न में से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ये और ऐड कीजिएगा। एट दी 12 से लेके 23 तक। वेदर के बाद और आता, नोर नहीं। लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रादर के बाद देन आता है, देन नहीं। अदर के बाद देन आता है, देन नहीं। THAN,
नथिंग के बाद बट आता है, यट नहीं, सच दैट देन नहीं होता, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, बट टू नहीं होता, बिटवीन के बाद एंड होता है, और नहीं होता, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम। ऑल के बाद बट होता है, देन नहीं, ऑल्दो के बाद यट होता है, बट नहीं, एज इफ, ऑल्दो, दो, इन सब के बाद वर होता है, एज इफ के बाद वर होता है, बट वाज नहीं होगा, और इनके बाद भी वर होता है, वाज नहीं होता। यानी एज इफ, ऑल्दो, दो, इनके साथ वर होता है, यानी ये कल्पना जैसी चीज होती है, तो इसमें वर होता है, वाज नहीं होता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेस्ट के बाद शुड होता है, मस्ट नहीं होता, लेस्ट के बाद शुड होता है, मस्ट नहीं होता। इनका प्रयोग मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, पहले इनको लिख लो। क्या गलतियां हम लोग करते हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, एक सारणी बना लो लंबी सी। देर आर 23, और भी कोई होगा आपके पास कुछ सजेशन होगा, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखते रहिएगा। अब कुछ और देखिए नोट्स। अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो, नोट, नेवर नहीं आता। ये ध्यान रखना, क्योंकि अनलेस खुद का मतलब होता है इफ नोट, अनटिल का मतलब भी यदि नहीं, जब तक नहीं। इनके प्रयोग में समझोगे बाद में पता लगता है, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, एक सेंटेंस ये लिखा, एक सेंटेंस लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब आपको क्या लगता है, कितने लोग बोल रहे हैं कि सेंटेंस ए सही है और कितने लोग बोल रहे हैं कि सेंटेंस बी सही है? आप कितने को लग रहा है ए सही है? हाथ उठाओ। बाप रे, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सेंटेंस ए सही है, और बी वाले कितने? 7, 8, 9, 10 हाथ सिर्फ। देखिए मैं बताऊं आपको, यहां पे मैं बताऊं अनलेस का मतलब ही है यदि नहीं, यदि नहीं, यदि नहीं, तो यदि नहीं, यदि तुम नहीं मेहनत नहीं करते हो तो ये कुछ एक मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया, इसलिए ये गलत, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ये इफ यू वर्क हार्ड, देखो ये अनलेस यू डू नॉट, मैं ये डू नॉट करना चाहता था, ये नोट नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो पास नहीं होगी, ये तो आएगा। तो ये दिस इज राइट, ये राइट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, ये चीजें ध्यान रख लो बच्चों। अब ये नोट्स कर लीजिए अपनी नोटबुक में। दूसरी चीज, इफ, वेदर, व्हेन, व्हाइल के साथ देन या देन नहीं आता। बट बिकॉज, लेस्ट, एल्स और एज वेल एज से सेंटेंस कभी शुरू हो नहीं सकता। नो वन, नोबडी, नथिंग, नन के साथ बट आता है, यट नहीं। और ये जो 4-5 चीजें, दो, एज दो, ऑल दो, इवन दो के साथ यट आता, बट नहीं। इनके साथ यट आता है, देखो ये बट आता है, इनके साथ यट नहीं आता, इनके साथ यट आता, बट नहीं आता। ये गलती आप कभी मत करना। ये आप मैं बता रहा हूं, सिर्फ कंजक्शन ही नहीं सीख रहे हैं, करेक्ट करना, सेंटेंसेस को करेक्ट करना होगा। कई जगह ये काम आएंगे, आपके प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में काम आएंगे, नोट कर लो। और आप जब बड़े होंगे, बड़े ओहदे पर जाएंगे, तो अंग्रेजी आपको कभी कभी बोलना भी पड़ेगा, तो करेक्ट इंग्लिश बोलने से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको लिखो, देख रहे हैं सब लोग, समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है ना? शाबाश। विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ कंजक्शंस। यही मेन चीज है, कंजक्शंस का यूज कहां कैसे करते हैं, उनके अर्थ भी आप याद रखते रहना। हाउएवर, नेवरदलेस, इनका अर्थ होता तथापि या फिर भी, दोनों का सेम ही मीनिंग है, सेम ही मीनिंग है। आप ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी, तथापि या फिर भी वो पार्टी अटेंड करने के लिए गया। आप इसका लिख सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं हिंदी में, उसे आमंत्रित नहीं किया गया, फिर भी वह पार्टी अटेंड करने गया। ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर मेहनत की। हाउएवर ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। हिंदी में लिख सकते हैं, उसने कठोर मेहनत की फिर भी वह अनुत्तीर्ण हो गया, असफल हो गया। तो इन दोनों का अर्थ सेम ही है। आप इसी पर, या इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेवरदलेस यहां भी यूज कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लिखते रहो, लिखो। ये यूजेज ही बड़ी काम की चीज है।
यूजेज ही बड़ी काम की चीज है। ये कुछ और कंजक्शंस देखिएगा, इनके साथ वर्ब का एग्रीमेंट। विद्यार्थियों, हम न केवल कंजक्शन पढ़ रहे हैं बल्कि वी आर लर्निंग हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो ये ध्यान रखना, इतनी चीजें हैं ये, इतने एज वेल एज, टुगेदर विद, रादर देन, बिसाइड्स, बट, विद, विदाउट, एक्सेप्ट, अलोंग विद, एंड, नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इतने सारे कंजक्शंस में इन सभी में वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ एग्री होगी। कभी कभी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मैंने खाली जगह छोड़ी है, देखो यहां दो सब्जेक्ट है, द टीचर एज वेल एज, दिस इज एज वेल एज, अगेन एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब यहां देखो दो सब्जेक्ट, एक तो टीचर एंड उसके स्टूडेंट्स, तो ये बोल रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट यानी फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर है। दो सब्जेक्ट है तो टीचर सिंगुलर, इसलिए यहां बताइए वाज आएगा वर आएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वाज, बिल्कुल सही, वाज प्रेजेंट है तो बहुत सारे लोग, लेकिन ये वाज आएगा। बहुत बढ़िया। आई अलोंग विद यू डांसिंग, यानी इनका मतलब है साथ ही, अध्यापक विद्यार्थियों के साथ ही अध्यापक भी प्रेजेंट था। आई अलोंग विद यू, अब यहां दो सब्जेक्ट है, डांसिंग, दो जने नाच रहे हैं, मैं नाच रहा हूं और आप भी नाच रहे हैं, तो वर्ब का एग्रीमेंट यानी क्रिया की सहमति किसके हिसाब से आएगी? आर और एम में से पहला सब्जेक्ट आई है, आई के साथ आर नहीं आता, आई के साथ एम आता, इसलिए यहां पर एम भरा जाएगा। ये चीजें ध्यान रख लो बच्चों। कैन यू टेल मी, यहां क्या हो सकता है? रादर, राम रादर देन यू टू गो। अब है जाएगा, है आएगा, बताओ राम के हिसाब से आएगा, राम सिंगुलर है तो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया हैज टू गो। राम मतलब आपके बजाय, आपके बनिस्पत राम को जाना है, जाना पड़ता है, जाना है। अमित एंड आई, अमित एक है, इधर आई है, हैज डन इट और हैव डन। अमित ने, मैंने नहीं, अमित ने किया है तो अमित के लिए हैज आएगा, हैज आई के साथ है आता है, अमित के हिसाब से आएगा। यहां देखिए द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग देयर, इंक्लूडिंग मींस के को मिला करके, देयर टीचर अध्यापक, अपने अध्यापक के सहित विद्यार्थी, वाज डांसिंग या वर डांसिंग, या विद्यार्थी आएगा, स्टूडेंट्स भी नाच रहे थे, टीचर भी नाच रहा था, टीचर एक है लेकिन विद्यार्थी बहुत है और विद्यार्थी पहले, इसलिए यहां पर क्या आएगा? वार आएगा। ये वर्ब एग्रीमेंट आपको सही लिखना है, बाकी तो कोई समस्या आएगी नहीं। लिखो इसको, बहुत सारी चीजें और भी आप जब पढ़ेंगे, वर्ब का एग्रीमेंट बड़ा ध्यान से लिखना, आपको नोट करो। अब आइए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले तो इनके हिंदी में बात समझ लो। आइदर और, या तो या तो तुम या मैं, दोनों में से कोई एक। नाइदर नॉर, न तो न, ये दोनों में से कोई नहीं। लिख लो चाहे तो, एक्स्ट्रा चीजें हैं, दोनों में से कोई नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, मतलब ये भी और ये भी कुछ आएगा। ये इन दोनों में कोई एक, दोनों में कोई नहीं, ये दोनों। इनमें दो नियम बहुत काम के, बच्चों ध्यान रखना, दो नियम बहुत ही काम के हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 रूल जो है बहुत ही काम के आपके लिए। बहुत गलतियां करते हैं। आइदर, नाइदर, नॉट ओनली के बाद, और नॉर बट आल्सो के बाद। बात करूं आइदर के बाद या और के बाद, नाइदर के बाद या नॉर के बाद, नॉट ओनली के बाद या बट ऑल्सो के बाद, इन जोड़े की बात करूंगा। अगर ध्यान रखना, आइदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होगी, ये ध्यान रखना। नाइदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होगी। चलिए मैं आइदर की बात करूं, इनके बाद, आइदर के बाद, आइदर के बाद वर्ब, आइदर के और के बाद वर्ब, आइदर के पहले एडजेक्ट, आइदर के बाद एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव होगा।
आइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो और के बाद ही प्रीपोजिशन होगा। हाँ, अलग अलग जरूर हो सकते हैं, इनका और हो सकता है। आइदर के बाद अगर सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट होगा, वरना आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, व्याकरण के तौर पर गलत होगा। कुछ वाक्य ले लीजिए उदाहरण के लिए। दो नियम में ध्यान रखना, पहला तो इन सभी में वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री होगी, दूसरे सब्जेक्ट। और अभी अभी हमने कुछ पढ़े थे, एज वेल एज, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, बिसाइड वगैरह, उनमें वर्ब का एग्रीमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। यहां दो नियम, एक तो सेकंड सब्जेक्ट यानी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होगा। मैंने 3-4 उदाहरण आपके लिए लिखे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुना बच्चों, ये चीजें बड़े ध्यान से सुना। एक उदाहरण दिया, आइदर ही और आई गोइंग टू स्कूल, या तो तुम या मैं, दोनों में कोई एक स्कूल जा रहा है। अब यहां पे बताओ सेकंड सब्जेक्ट कौन है? दो सब्जेक्ट है, एक तो ही और एक आई। सेकंड सब्जेक्ट आई है, इनमें से क्या लगेगा? आई के साथ एम लगेगा, एम गोइंग टू स्कूल। एक चीजें ध्यान रखना, एग्रीमेंट वाला चीजें पहले करना, ये पूरा बराबर सेकंड थर्ड कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ सेंटेंस है कि नाइदर यू नॉर ही। अब यू सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, हैज डन इट और हैव डन इट, एक बार इट। सेकंड सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज आएगा, हैज डन इट। अब चीजें, ये दूसरा नियम देखते हैं बच्चों। देखो, आइदर के बाद ही सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट आया, बात क्लियर है? यहां ही लिव्स नाइदर इन, नाइदर के बाद प्रीपोजिशन, तो नोर के बाद भी प्रीपोजिशन आया, सेम प्रीपोजिशन, सेम प्रीपोजिशन आया यहां पे। ये गड़बड़ मत करना, सेम प्रीपोजिशन। यहां इनमें क्या आया? सेम सब्जेक्ट आ गया, सेम सब्जेक्ट आ गया, मतलब चीज सेम आएगी दोनों के पहले, सेम सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब दोनों के बाद सेम प्रीपोजिशन। क्या कह सकता हूं मैं? दोनों के बाद सब्जेक्ट आया, दोनों के बाद प्रीपोजिशन आया। ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो वाइज, तो ये न केवल लंबा है बट वो बुद्धिमान भी, यानी दोनों के बाद क्या आया? ये दोनों के बाद बोलूं मैं, दोनों के बाद क्या आया है? सब्जेक्ट आया। इसमें क्या आया? एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण आया है, एडजेक्टिव। बात समझ में आई? दोनों के बाद नाइदर यू नॉर ही, ये क्या है? फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, दोनों के बाद सब्जेक्ट आ गया। ये दोनों चीजें बड़े काम की, और ये कई परीक्षाओं में छाए रहते हैं। इनमें से करेक्ट द फॉलोइंग वर्ब या फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पे ये खाली छोड़ा होता आएगा, इज एम वगैरह आता है। या सेंटेंस को खुद को ही करेक्ट कर, इनकरेक्ट लिख देगा, आपको करेक्ट करना होगा। नोट करो, ये चीजें बहुत काम की चीज, बहुत ही ज्यादा काम का है ये टॉपिक। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें एक तो लगभग हर परीक्षाओं में आ जाता है। लिख रहे हो सभी? नोट कर लो, लिखा हुआ काम आएगा आपके। वीडियो तो आपको बार बार थोड़ी सुन पाओगे, क्योंकि आपके पास एक बार आपने वीडियो से समझ लिया, फिर आपको रेफर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको आपकी नोटबुक ही काम आएगी, और आपका कोई मददगार नहीं होगा इस दुनिया में। अब पढ़ते हैं एज इफ या एज दो। ये मैनर्स बताते हैं, तरीके बताते हैं, और इनसे कोरी कल्पना झलकती है और कुछ नहीं होता। इनका हिंदी में अर्थ होता है मानो कि, जैसे कि। 2-3 उदाहरण लेते हैं हम लोग। ही लुक्स एज इफ या एज दो ही वर ए हीरो, या एज इफ और एज दो दोनों के सेम ही मीनिंग है, दोनों एक दूसरे की जगह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। वह ऐसे दिखता है जैसे कि वह एक नायक हो, एक हीरो हो, लेकिन वो हीरो है नहीं। यहां ध्यान रखना, यहां सिर्फ कल्पना हो रही है, हीरो के जैसा दिख रहा है, वो हीरो है नहीं। तो दो एक चीज आप यहां ध्यान रखना, यहां वर आया है, वाज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, वाज नहीं आएगा। ये चीज नोट करना, इसमें गड़बड़ मत करना। ही वॉक्स एज इफ ही वर ए किंग, वो ऐसे चलता है जैसे कि वो राजा हो, लेकिन वो राजा है नहीं। यहां पर भी ही वर आएगा, वर वर, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो लोग लगता है कि वाज आएगा, नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कल्पना है,
यहां पर भी वाज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, सिर्फ वर ही आएगा, वाज नहीं आएगा। दूसरा ये वो देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ इट वुड रेन टुडे, यहां भी कल्पना है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आज वर्षा होगी, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। तो यहां वुड आएगा, वुड आएगा, विल नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान करना, विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। सिर्फ कल्पना होती है, अर्थ होता मानोगे जैसे कि, और इनके अर्थ आपको दिख रही है। आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा फटाफट फटाफट। प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन इन योर नोटबुक। देखते हैं व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन एंड व्हाइल इनका अर्थ होता है जब या जबकि। बच्चों, दोनों के प्रयोग में बहुत अंतर है। हिंदी में तो चलता है, अंग्रेजी में व्हेन की जगह व्हाइल, व्हाइल की जगह व्हेन गलत हो जाता है। व्हेन का प्रयोग होता है जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, और व्हाइल में जब दोनों काम एक साथ चलते हो, यानी इंग्लिश में साइमल्टेनियसली दोनों एक्शन प्रोग्रेस में होते हैं। व्हेन का उदाहरण देखते हैं, आई वेंट टू मार्केट व्हेन ही हैड रिटर्न फ्रॉम स्कूल। उसके स्कूल से लौटने के बाद मैं बाजार गया, मतलब पहले वो स्कूल से आया, उसके स्कूल से आने का काम खत्म हुआ, फिर मैं बाजार गया। दो काम है, एक तो स्कूल से आने का, उसके स्कूल से आने का, और दूसरा काम है मेरे बाजार जाने का। तो पहले वो उसके स्कूल के आने का काम समाप्त हुआ, फिर मेरे बाजार जाने का काम चालू हुआ। ये ध्यान रखना, दोनों काम एक साथ कभी नहीं होंगे, और जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो व्हाइल का प्रयोग आता है। जैसे आई वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था जबकि वह खेल रहा था, यानी मैं पढ़ रहा था उसी समय वो खेल रहा था। दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते हैं, ये ध्यान रखने की चीजें। करेक्ट। यहां एक ध्यान रखना, ग्रामर में ये दो काम हो रहे हैं, एक खत्म हुआ है फिर दूसरा शुरू हुआ है, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडिफरेंट में आता है। तो यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है बच्चों, हैड प्लस MV3 है, और यहां पे क्या होगा, ये MV2 है ओनली, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले जो खत्म हुआ पास्ट परफेक्ट में, बाद में खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। नोट कर लो इस चीज को, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज। यहां पर बहुत गलतियां करते हैं, बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर देते हैं। अब वाइल एंड वेरेज, इनका प्रयोग कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी होता है या विरोधाभास। मधु इज ब्रेव वाइल लीला इज इंटेलिजेंट, मधु बहादुर है लेकिन लीला होशियार है। यहां देखो दो कॉन्ट्रास्ट, एक लड़की बहादुर है एक इंटेलिजेंट, दोनों अलग अलग चीजें दिखाने के लिए, या कंसेशन भी दिखाते हैं इससे। राम इज टॉल वाइल सीता इज ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स बोना या ठिगना, कम ऊंचाई जिसकी होती है। राम लंबा है लेकिन सीता ठिगनी है, तो यहां पर भी वाइल आ गया, या वेरेज भी आ सकता था, वाइल की जगह वेरेज भी यूज कर सकते हैं, वाइल या वेरेज सेम ही मीनिंग है दोनों का, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है। वाइल की जगह आप वेरेज भी यूज कर सकते थे, दोनों का सेम अर्थ। ऑलराइट, नोट करो, सब लिख रहे हैं ना, शाबाश। अब आया अनलेस, टिल, अनटिल। इनमें देखने में एक जैसी लगते हैं ये, लेकिन हम लोग इनका गलत जगह प्रयोग कर बैठते हैं। अनलेस ये आता किसी शर्त के लिए, और टिल और अनटिल दोनों आते हैं किसी समय के लिए। आपको पहले बताया जा चुका है कि अनलेस या अनटिल या टिल के बाद में नोट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इनका मीनिंग है, अनलेस का मतलब यदि नहीं, और टिल अनटिल का मतलब है, इनका मतलब है जब तक नहीं, इनका मतलब है जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये इनका अर्थ ध्यान रखना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यदि तुम कठोर मेहनत नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे। यहां पे अनलेस का खुद का मतलब है इफ, अनलेस का मतलब इफ नॉट, इसको इफ नॉट भी कर सकते हैं, इफ नॉट, इफ नॉट यदि नहीं,
तो यदि नहीं फिर एक नहीं, ये गलत होगा। या डू नॉट वर्क हार्ड का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। यू विल पास, ये मैं कंडीशनल केसेस है, आगे आप देखेंगे वीडियो को मिलेगा आपको। तो यहां ये ध्यान रखने की चीज, अनलेस में नोट नहीं लगाना है, और ये किसी शर्त के लिए आता है। ये भी एक शर्त है, लेकिन समय वाली शर्त है। आई विल वेट हियर टिल यू कम, या अनटिल यू कम। टिल और अनटिल दोनों के एक ही मीनिंग, दोनों एक दूसरे की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। जब तक आप नहीं आ जाते मैं यहां प्रतीक्षा करूंगा। आई विल वेट टिल यू या अनटिल यू, यहां नोट नहीं लगाना है। अनटिल यू डू नॉट कम, यहां पे डू नॉट कम नहीं लगाना, डू नॉट कम नहीं लगाना है, या नहीं आएगा। डू नॉट कम नहीं आएगा, यहां पे ये गड़बड़ मत करना। अनटिल यू डू नॉट कम बिल्कुल गलत होगा ग्रामेटिकली। सो द बेबी वॉज स्लीपिंग टिल 8 AM, ये तो ठीक है, बच्चा सुबह 8 बजे तक सो रहा था। टिल मतलब समय, उस समय तक। बढ़िया है, इसको लिखो आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। इनको नोट करके या स्क्रीनशॉट ले लो आप, अपनी नोटबुक में नोट्स बना के रखोगे तो आपके काम आएगा, आपके छोटे भाई बहनों का काम आएगा, आपकी पीडीओ में भी काम आएगा। लिखो, इसको पॉज करके और लिख लो। आगे बढ़ो बच्चों। सो दैट या दैट, इनका अर्थ होता की या जिससे की। एक एक सेंटेंस बहुत है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट, दोनों का सेम मीनिंग है। ही मे पास, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके, बस खत्म, कुछ नहीं करना। इसका लेस्ट का प्रयोग काफी आता है, ये इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं अपने आप को, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ही वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हिंदी अनुवाद, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो, डर दिखाता है वरना। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ये बहुत काम की चीज मैं बताऊं। यहां आता है शुड प्लस MV1। कई जगह ये आता फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे कहीं आएगा यू शुड वर्क हार्ड, तो यहां कहीं आएगा यू शुड वर्क हार्ड, फिर लेस्ट लिख देगा, फिर लिख देगा लेस्ट लिख के फिर आगे छोड़ देगा। ओके, फेल का लिख देगा, फेल का यहां फॉर्म बना आपको। तो अब आपको शुड और MV1 खुद लगाना है, शुड फेल, ये ध्यान रखना। शुड फेल्ड वगैरह नहीं लिखना बच्चों, ध्यान रखना, शुड फेल्ड नहीं लिखना, शुड प्लस MV1 खुद लगाना है, गड़बड़ मत करना। एक ये सेंटेंस रट ही लो, ये खुद ही आता है कई बार। ओके, वॉक फास्ट रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा नहीं कि तुम ट्रेन मिस कर दो, यू शुड मिस द ट्रेन। अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ट्रेन मिस कर देनी चाहिए, नहीं, यू शुड मिस द ट्रेन। करेक्ट है, समझ में आ गया? ओके, एल्स और एल्स अदरवाइज, इन सब का मीनिंग होता वरना, अन्यथा। यू शुड लीव नाउ, तुम्हें अब चलना चाहिए। फिर एल्स और एल्स अदरवाइज, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। यू विल बी लेट, तुम्हें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। इन सब में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दैट का प्रयोग में विस्तृत प्रयोग इसका आगे बताऊंगा। सो दैट टू का वो अलग चीज है, ये बड़े काम की चीज है लेस्ट वालों की। इसको लिखो आप, लेस्ट वाला भूलना नहीं। अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज के लिए प्रश्न दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्ले केयरफुली, लेस्ट आ गया है। ये लेस्ट सिर्फ कंजक्शन में भी आपकी मदद नहीं करता, बल्कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में भी सहायक सिद्ध होता है। प्ले केयरफुली, लेस्ट, सावधानी से खेलो, लेस्ट, लेस्ट का मतलब वरना। लूज मीन्स हारना। अब क्या होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा, इसके हिंदी में मैं बता दूं, सावधानी से खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मैच हार जाओ। तो बताओ भरो, कितने लोग भर रहे हैं? मैं चेक करता हूं नोटबुक सभी की। क्या भरा आपने? बढ़िया, दिखाओ सब लोगों का। कुछ बच्चों की गड़बड़ है, कुछ बच्चों ने लिखा है लेस्ट यू विल लूज, किसी ने लिखा है यू शुड लूज। करेक्ट,
तो यहां शुड प्लस MV1 आएगा, शुड, लेस्ट यू शुड, शुड प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लूज का लूज ही आएगा, लेस्ट यू शुड लूज द मैच, ये भरा जाएगा। बहुत काम की चीज, बहुत तगड़ी चीज है, बहुत सारी परीक्षाओं में छाया रहता है ये लेस्ट। अब आइए सिंस के पास। सिंस का प्रयोग कई तरीके से होता है। ये देखो, इसका मतलब होता है जब से, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। मैंने 3 तरह के सेंटेंस ले लिए। 10 years have passed since he came here, जब से मैं यहां आया हूं 10 वर्ष बीत गए। यहां पर ये कंजक्शन का काम, यहां ये क्या है, ये है कंजक्शन, यहां कंजक्शन है, कंजक्शन का काम कर रहा है ये। ओके, मीनिंग कंजक्शन में इस तरह से काम होगा। He has been playing since 8 AM, ये प्रीपोजिशन का काम हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। यहां ये क्या चीज है, सिंस क्या है, ये प्रीपोजिशन है, यहां पर प्रीपोजिशन है, और ये क्या बता रहा, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा। ये आपको मैंने सिखाया था परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम जहां होता है, यहां सिंस आता है, तो वहां पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये कंजक्शन हो गया यहां पे, ये प्रीपोजिशन। अब एक और देखिए, इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। आई गोट जॉब इन 2015, मुझे 2015 में काम मिला। एंड आई हैव बीन वर्किंग एवर सिंस, और तब से अब तक मैं काम कर, तब से और तब से अब तक काम कर रहा हूं। यहां पे ये क्या चीज है, ये है एडवर्ब। यहां ये क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, क्रिया। इसका मतलब हो गया फ्रॉम देन अंटिल नाउ, तब से अब तक, तब से अब तक, इसका मीनिंग ये एवर सिंस का मतलब तब से अब तक, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। इसको नोट करो, सारी चीजें सीखो, सिर्फ कंजक्शन ही नहीं, सब चीजों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, तभी तो अंग्रेजी ग्रामर पे आप कब्जा कर पाएंगे। लिख लो, सब लिख रहे हैं इधर, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत पढ़ने में एंजॉयमेंट हो रहा है। नोट करो बढ़िया सा, और ले लीजिए। बिकॉज, देयरफॉर, सो, हेंस, सबके मीनिंग आपको पता है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इसका मतलब है क्योंकि, और इनका मतलब है इसलिए, इसलिए, क्योंकि, इसलिए। ही कैन नॉट रन बिकॉज ही इज वीक। देखो बच्चों, बिकॉज शुरू में कभी आ नहीं सकता, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के शुरू में नहीं आते। वो नहीं दौड़ सकता क्योंकि वो कमजोर है, एक ही सेंटेंस मैंने लिया है। अब वापस इसको, ही इज वीक, देयरफॉर या सो या हेंस ही कैन नॉट रन, इन तीनों का मतलब है सेम ही है, इन तीनों का मतलब इसलिए, इसलिए या इसलिए, और इन तीनों को आप एक दूसरे की जगह प्रयोग कर सकते हैं। देयरफॉर लिखो, सो लिखो, हेंस लिखो, सभी का एक ही मतलब है। आइए अभी एज, फॉर, सिंस, सीइंग दैट, नाउ दैट, ये सभी सेम मीनिंग रखते हैं, ये सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होते हैं। एज लिखो या इनमें से कुछ भी लिखो, ही इज वीक, ही कैन नॉट रन, इन सब का मीनिंग होता है चूंकि। ये कारण पहले बता देते, चूंकि वह कमजोर है, वह नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल सिंपल, ये ज्यादा आते नहीं है, बहुत ही परीक्षाओं में ये अमूमन कम ही देखने को मिलते हैं। फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप अपनी नोटबुक में इनको लिखते रहे। लिख रहे हैं सभी लोग, शाबाश, नोट कर लो, बढ़िया, काम आएगा आपका। पढ़ो, हैड बेटर, इसका अर्थ है अच्छा हो की हिंदी में। और दूसरी चीज, हैड बेटर के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, कभी गलती मत करना। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, सभी में हैड बेटर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स, यहां वॉश ये क्या है, ये MV1 है। देखो, अच्छा हो कि आप अपने हाथ धो ले, अर्थ भी याद रखना, मीनिंग भी हिंदी में याद रखना, इसका ग्रामर का रूल भी याद रखना। अब मैं आपसे बोलूं, यू हैड बेटर, कीप
का वर्ब यहां पर है केप्ट करना है कि कीपिंग करना है कि हैज केप्ट करना है कि हैड केप्ट करना, बोलो है भाई। सभी लोग इक्का दुक्का को छोड़ के सभी लोग बोल रहे हैं क्या MV1 भरूं 2 भरूं 3, सभी लोग MV1 यानी कीप का कीप ही बोल रहे हैं, तो इनका सही जवाब। बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब वो कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं। बोलो भाई, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, अच्छा हो कि आप चुप रहें। हिंदी में अच्छा हो कि आप चुप रहें, हिंदी में लिख सकते हैं अच्छा हो कि आप चुप रहें, बस लिखो, नोट कर दो सब। अब आएगा रादर देन। रादर देन का मतलब की बजाय, इस चीज के बजाय वो चीज, इस काम के बजाय वो काम। 4 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। आई वुड रादर रिजाइन देन वर्क अंडर यू, मैं आपके अधीन काम करने के बजाय इस्तीफा दे दूंगा। यहां ध्यान रखना, वुड रादर रिजाइन या MV1 आया तो यहां पे भी MV1 आ गया, बढ़िया। आई ड्रिंक कॉफी रादर देन टी, या रादर देन एक साथ आ गया। ओके, मैं चाय की बजाय कॉफी पीता हूं, बढ़िया। ही लाइक्स रेड रादर देन ग्रीन, रादर ही लाइक्स रेड रादर देन ग्रीन एप्पल, ही लाइक्स रेड रादर देन ग्रीन एप्पल्स। यहां पे रादर देन आएगा, रादर देन, ये दोनों एक साथ आ गया बच्चों, यहां पे रादर देन घुसाना। हरे सेवों की बजाय वह लाल सेव पसंद करता है। ही वुड रादर कुक देन वॉश द डिशेस, वह बर्तन धोने के बजाय खाना पकाएगा। तो यहां ध्यान रखना, ये MV1 है। यहां देखो रादर के बाद वर्ब है, तो देन के बाद जो वर्ब है दोनों MV1 है या MV1 है, यहां पे भी MV1, ये नोट करी चीज। यहां रादर के बाद देखो MV1 आया है, तो यहां पे भी देन के बाद जो वर्ब है, यहां देखिए बच्चों MV1 है। दोनों के बाद अगर वर्ब है तो, वरना कुछ दिक्कत नहीं है। रादर, यहां रादर के बाद में क्या है, ही वुड लाइक रेड रादर देन, एक साथ आके रादर देन एक साथ आके, तब तो मैन वर्ब का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक बच्चों, इसको लिखो, नोट करते रहो आप। अब आइए, नो सूनर देन और एज सुन एज, इनका मतलब होता है जैसे ही। कुछ सेंटेंस लेते हैं, नो सूनर डिड द टीचर कम देन द बॉयज स्टूड अप। यहां ध्यान रखना बच्चों, नो सूनर के बाद डिड भी आता है और नो सूनर के बाद हैड भी आता है। दोनों का ध्यान रखना, कैसे यूज करना, कौन से वर्ब की फॉर्म लगती है, क्या लगती है, ये देखना। तो यहां ध्यान रखना, नो सूनर डिड द टीचर कम, ये क्या है, MV1 लगी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन द बॉयज स्टूड अप, जैसे ही अध्यापक आया लड़के खड़े हो गए। मतलब ये काम होते ही तुरंत ये हुआ है, बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल देरी नहीं, इस काम और इस काम के बीच में बिल्कुल कोई समय लगा ही नहीं। जैसे ही ये हुआ वैसे ही हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज सून एज द टीचर केम द बॉयज स्टूड अप। यहां ध्यान रखना, या ये डिड नहीं आया तो यहां क्या आया, सेकंड फॉर्म आ गई, ध्यान रखना बच्चों। यहां तो सेकंड फॉर्म है, MV2 है, ध्यान रखना, ये भी MV2 है। ओके, दूसरा उदाहरण, नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द, ये THEN मत लिखना, THEN अगर लिखा तो गलत होगा। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज गई, यहां भी डिड आया है तो यहां MV1 होगा, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये बड़ी काम की चीज, बहुत ध्यान रखना। नो सूनर डिड देन सब्जेक्ट फॉलोड बाय मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देन द बेल रैंग, ये MV2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, नो सूनर हैड आई रीच द, यहां हैड आया है तो ये क्या है, ये MV3 है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चे। द नो सूनर हैड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग, यहां तो MV2 है, कोई दिक्कत नहीं है, देन आएगा। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एज सून एज, यानी जैसे ही आई हैड रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग,
या फिर वो MV3 आया, कोई दिक्कत नहीं, मैन वर्ब हैड प्लस मैन वर्ब विद थर्ड फॉर्म बाई पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे ही मैं स्कूल पहुंच चुका था, घंटी बज गई। ये ध्यान रखना बच्चों, द बेल रिंग। चलिए इसको नोट करो फटाफट, गड़बड़ मत करना। नाउ टेक हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, उसके बाद व्हेन या बिफोर। हार्डली, स्केर्सली यानी हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन, बेयरली व्हेन, और या हार्डली बिफोर, स्केर्सली बिफोर या बेयरली बिफोर। इनका प्रयोग कैसे करते हैं? हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। यहां ध्यान रखना बच्चों, ये हैड आया है तो यहां मैन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान, MV3 है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आ गई। हार्डली हैड आई अराइव्ड होम व्हेन माय फोन रेंग। यहां ये फिर हैड आया है और ये MV3, दिस इज MV3, और ये तो MV2 है। MV2 है मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी MV2 है ना, मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ध्यान रखने की चीज है, यहां हार्डली की जगह स्केर्सली, बेयरली का भी प्रयोग कर सकते हैं और व्हेन की जगह बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। ये भी लिख सकते हो आप, व्हेन की जगह बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं। ये चीज नोट कर लो, अंग्रेजी सीखनी है तो। इसको लिखो पहले, नोट करो, बढ़िया सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड यार, एवरीबॉडी इज एंजॉइंग। अब आइए एज, एज एंड सो एज, इनका अर्थ तो होता है इतना जितना, तुलना होती है, परंतु दोनों के प्रयोगों में बहुत बड़ा अंतर। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एज, एज होता समानता के लिए और सो एज होता असमानता के लिए। उदाहरण से साफ हो जाएगा, राम इज एज टॉल एज सीता। राम उतना लंबा है जितनी सीता, यानी यह समानता बता रहा, दोनों बराबर बराबर लंबाई, यानी राम और सीता की लंबाई बराबर है। यहां देखो, राम इज नॉट सो टॉल एज सीता। यहां सो, ये देखो नेगेटिव आता है, राम उतना लंबा नहीं है जितनी सीता। यहां पे ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट सो टॉल। ये ध्यान रखना, असमान तो नॉट सो एज नहीं आएगा, तो सॉरी नॉट एज, एज नहीं आएगा, सो वाले में नोट आता है। ये ध्यान रखना, असमान चीजों के लिए राम इज नॉट सो टॉल एज सीता, नॉट सो एज, और यहां खाली ठीक है एज टॉल एज। ये चीजें बड़े ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें बच्चों, छोटी छोटी चीजें लिखते रहो, लिखते रहो। इसको भी लिख लिया, वेरी गुड। नाउ कम्स एज मैनी एज एंड एज मच एज। देखिए इसको, दोनों का अर्थ वही होता है। एज मैनी एज का मतलब इतने जितने की, और एज मच एज का इतना जितना, ठीक है। तो यहां देखिए एज मैनी एज नाम से ही पता है, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है जिनको हम गिन सकते हैं। उदाहरण के लिए रवि एज एज मैनी पेन्स एज सीता, रवि के पास उतने पेन हैं जितने सीता के पास। अब पेन को गिन सकते हैं, 2 पेन 3 पेन। ये अनकाउंटेबल यानी जिसको गिन नहीं सकते, लिख सकते हिंदी वाले बच्चों, जो गिन नहीं सकते, जो गिना नहीं जा सके। एज मच एज, रवि हैज एज मच मिल्क एज सीता। रवि के पास उतना दूध है जितना सीता के पास। बहुत आसान, एज मैनी एज और एज मच एज दोनों लिख लो। एवरीबॉडी मस्ट राइट इन देयर नोटबुक। आ जाओ अगला, वेदर और, इसका अर्थ होता है चाहे या ना, चाहे या ना। उदाहरण से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वेदर सीता प्लेज और नॉट राम विल प्ले। चाहे सीता खेले या ना खेले, देखो चाहे आ गया या ना आ गया, राम तो खेलेगा। कोमा लगाना है, वेदर सीता प्लेज और नॉट राम विल प्ले। एक और उदाहरण लेते हैं, वेदर यू कम और नॉट, चाहे तुम आओ या ना आओ, आई शैल डांस, मैं तो नाचूंगा। चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं तो नाचूंगा। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको भी लिख लो। क्लियर हो रहा सभी को?
इजी बन जाएगा। आ जाओ पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, इनका हिंदी में अर्थ होता है बशर्ते या शर्त यह है कि। उदाहरण देखिए, यू कैन टेक माई पेन, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट भी लगा सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट इन टाइम, तुम मेरा पेन ले सकते हो बशर्ते तुम इसे समय पर लौटा दो। दूसरा उदाहरण, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। टुडे, मैं तुम्हें आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। प्रोवाइडेड यू डोंट मेक ए नॉइज, मैं तुम्हें आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा बशर्ते तुम शोर ना करो। तो ये प्रोवाइडेड का सीधा मतलब है बशर्ते। अगर आपको हिंदी में अगर मीनिंग भी याद है तो इसके प्रयोग में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तीन कंडीशंस, इफ वाली तीन कंडीशंस, इसमें से एक प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। ये तो मैं तो अगर ये बात कहूं कि ये हर परीक्षा में ये प्रश्न छाया रहता है, इसमें से आपके लिए आता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहले तो इसको आप समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म को सही भरा जाएगा। बच्चों देखिए, तीन कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 3 भी है। तो कंडीशन 1 कहती है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ध्यान रखना, इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना आप। अगर इसका हिंदी बना है अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना, इफ यू वर्क हार्ड, यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू विल पास, इस तरफ विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई MV1, यानी इधर फ्यूचर सिंपल टेंस आया। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल ये कंडीशन है, शर्त है, और ये इसका अंजाम है। इफ वाला कंडीशन, ये इसका नतीजा, रिजल्ट। ध्यान रखना, याद कर लो, रट लो इसको। प्रेजेंट सिंपल तो फ्यूचर सिंपल। यदि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। मैं इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करना चाहूंगा। इफ वाले क्लोज में कभी भी इफ यू विल, इफ यू शैल कभी नहीं आता। कभी भी इफ वाले के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस कभी भी नहीं आएगा। फिर से बोलता हूं, इफ वाले क्लोज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कभी नहीं आता। इफ यू विल इज नेवर यूज्ड। नेवर, नेवर, इस बात को आप गांठ बांध लो। इसमें देखो, अब इसको पढ़ते हैं, फिर इसमें वापस आते लौट के। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। यहां क्या हुआ, देखो वर्क, वर्क हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यानी यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है। यहां रिजल्ट में, अंजाम में, नतीजे में वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। वुड या शुड आएगा, वुड या शुड का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोनों याद कर लो, अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते। इन दोनों के अर्थ में अंतर ध्यान रखना। यहां पे एक शर्त लगी है, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो यहां भूतकाल या वर्तमान या भविष्य में शर्त के पूरी होने की ज्यादा संभावना है। इधर शर्त के पूरे होने की संभावना बहुत कम है। मान लिख दो वर्तमान, या नोट कर लो वर्तमान, इस ऊपर वाले में वर्तमान या भविष्य में, भविष्य में शर्त पूरी होने की, इस चीज को लिख लो, पूरी होने की संभावना ज्यादा है, काफी ज्यादा संभावना है। ये चीज नोट कर लो ऊपर वाले में, इसमें, ठीक है। ये तो नीचे वाला अलग है। वर्तमान या भविष्य में शर्त के पूरी होने की संभावना बहुत ज्यादा इसमें। यहां पे मैं बताऊं, शर्त पूरी होने की संभावना कम है, बहुत कम है।
मतलब ये अगर तुम कड़ी मेहनत करते, मतलब तुमने की नहीं, तो पास हो जाते। समझ आया? जब संभावनाएं कम है, शर्त पूरी होने की संभावना कम है, तो शर्त पूरी नहीं होगी तो नतीजा कहां मिलेगा? तो नतीजा भी नहीं मिलेगा, पास भी नहीं होगे। इन चीजों को नोट करो, फिर थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उदाहरण देता हूं। लिखो, पहले नोट कर लो ये तीन दोनों। नाउ सी द थर्ड कंडीशन, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। यहां पे हैड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब यहां पे कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। या लिख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आया है, तो रिजल्ट में वुड हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। मैं तो बताऊं, ये तीन सेंटेंस आप रट लो, फिर कुछ भी पूछे अब आराम से बता सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड यू वर्कड हार्ड। ये हैड पहले आ सकता है और यू बाद में आ सकता है। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होता। अर्थ देखिए इसका, अगर तुमने कड़ी मेहनत की हुई होती तो तुम पास हो चुके होते, मतलब न तो तुमने मेहनत की न तुम पास हुए, यानी न तो शर्त पूरी हुई न कार्य पूरा हुआ। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना। पहला वापस बोल देता हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मतलब इधर प्रेजेंट सिंपल उधर फ्यूचर सिंपल। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो इधर क्या वर्कड हार्ड, इधर यू वुड पास MV2 और ये इधर वुड प्लस MV1, और यहां ऐसा हो गया ये इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इसको लिख लो, इसको नोट करो, पहले आराम से समझो इस चीज को, प्लीज नोट इट डाउन। अब तीनों सेंटेंसेस एक साथ लिख दिए मैंने, बिना मतलब का कचरा नहीं लिखा, हिंदी अनुवाद भी नहीं लिखा, आपको पता है। तुलना करना याद रखना है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। वर्क प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल, वर्कड हार्ड पास्ट सिंपल, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां हैड वर्कड हार्ड पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। में वापस बता दूं, यहां पे ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट सिंपल हुआ। वापस देखो बच्चों, ये टॉपिक बहुत काम का, तो दिस इज फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। कौन सा? फ्यूचर सिंपल हो गया। ये कौन सा? पास्ट सिंपल है, वर्कड हार्ड पास्ट सिंपल। तो यहां पे क्या हुआ? वुड प्लस MV1 आया। ये चीजें लिख लो, वुड प्लस MV1। और यहां पे क्या? पास्ट परफेक्ट है, दिस इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। यहां पे क्या होगा? वुड हैव प्लस MV3। ये इतनी चीजें याद रखना, वुड हैव प्लस MV3 आ गया। अब इसमें एक चीज और, ये जो चीजें हैं ना कंडीशन वाला ध्यान रखना, कई बार सेंटेंस उल्टा कर देता है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तब कोमा नहीं लगता। मैं वापस बता दूं, मैं इसको इसके नीचे ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, या कैसे? यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। ये बच्चे ध्यान रख, ठीक है? इफ यू वर्क हार्ड। और यहां पे भी यू वुड पास इफ यू वर्कड हार्ड। ये पूरा यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तब कॉमा नहीं आएगा। तो इफ वाले के साथ जो है वो इधर पूरा इधर भी आ सकता है। इस चीज को आप लिख लो। लिख लिया नोटबुक में? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये 5 प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। 3 कंडीशन वाला सेंटेंस आपने पढ़ लिए, देखते हैं आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। वीडियो को पॉज करके आप ये खाली जगहों को भरिएगा, क्रिया के सही रूप भरिएगा। क्रिया के सही रूपों का इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करिए, देखे, कैन यू डू इट? पॉज करके करो। है कर रहे हैं आप लोग? है भाई, चलो करो, देखे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इफ यू इनवाइट मी, कम का फॉर्म बनना। ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा? इधर कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर क्या आएगा बताओ? है भाई कितना? सभी ने, सभी का फ्यूचर सिंपल बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया।
तो यहां पे क्या होगा, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम, आई विल कम बोलो, आई शैल कम बोल दो। आजकल शैल की जगह विल का फॉर्म, विल का यूज होता है धड़ल्ले से, आई शैल कम या आई, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही, क्या बात है। यहां इफ यू माई डॉग इट विल बाइट यू, यहां देखो बच्चों ये क्या आया, फ्यूचर सिंपल आया कि नहीं आया, तो उधर क्या आएगा, बोलो बोलो, है भाई, क्या बात है, सभी लोग सही बता रहे, देखें इधर, इधर प्रेजेंट सिंपल क्या लगे, बहुत बढ़िया। सो प्रेजेंट सिंपल, इफ यू टीज, टीज मींस तंग करना, इफ यू टीज माई डॉग, अगर तुम मेरे कुत्ते को तंग करते हो तो ये तुम्हें काटेगा, ठीक है। चलिए तीसरा, इफ राम स्टार्टेड अर्ली, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल वाले में क्या आता है, कंडीशन में पास्ट सिंपल, रिजल्ट में क्या आता है बताओ, है वुड रीच, जिसने लिखा है वो अपनी पीठ खुद थपथपा ले, वुड रीच, वुड रीच, पास्ट सिंपल है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। फोर्थ में हैड इंडिया बैटेड फर्स्ट, यदि भारत पहले बैटिंग किया होता भारत ने, देन दे, अब इंडिया के लिए कुछ लोग बोले दे क्यों है, क्योंकि ये टीम है, टीम में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल होगा, दे बताओ, विन मीन्स जीतना, क्या होगा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट, ये कौन सा है, हैड इंडिया बैटेड फर्स्ट, ये सॉरी दिस इज पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव विन वन वन, WON, ये सही भरा जाएगा, कभी आपको इधर की खाली छोड़ देगा, कभी उधर की खाली छोड़ देगा, याद रखना बच्चे। यू वुड कैच द बस इफ, यहां देखो कंडीशन इधर लेके आ गया, आपको बेवकूफ बनाया इसने, यहां वुड प्लस MV1 है तो इधर कौन सा टेंस होगा, इधर कौन सा टेंस होगा बताओ, वुड वाला है ना, तो ये हो जाएगा यू वुड कैच द बस इफ यू, तो इधर कौन सा, ये देखो बच्चों मैं वापस बता दूं, वुड प्लस MV1 है इधर कंडीशन की तरफ, किधर, इफ की तरफ, सॉरी रिजल्ट की तरफ, तो कंडीशन में क्या आएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, कौन सा, पास्ट सिंपल, कितनी बार बोलूं, तो रन का रन, रेन रन, सेकंड फॉर्म आएगा, कैसा लगा, बहुत बढ़िया, कोई करेक्शन है देख लो इधर, सब ठीक है, नोट कर लो वापस, कोई दिक्कत तो चेक कर लेना है। अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू या सो दैट, दोनों का सेम ही अर्थ है, बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता, बोर्ड की परीक्षाओं में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका अर्थ होगा इतना की, इतना की, TOO, टू का मतलब होता है हद से ज्यादा, इतना जितना होना नहीं चाहिए, ये टू शब्द है, इसका अर्थ देखो भी होता है, ऑल्सो भी होता है, लेकिन अगर ये किसी एडजेक्टिव को पहले आ गया, किसी एडजेक्टिव के पहले यानी विशेषण के पहले आ गया, इसका अर्थ होगा हद से ज्यादा, इतना ज्यादा जितना होना नहीं चाहिए। ये नेगेटिव सेंस में आता है, इट्स टू बैड में आएगा, टू गुड नहीं आता, फिर भी बोलने वाले बोलते रहते हैं। ये दोनों कंजंक्शंस कौन से, टू और सो दैट, एक दूसरे की जगह आ सकते हैं क्योंकि इनका एक ही मीनिंग होता है। उदाहरण से हम समझ पाएंगे, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। The girls were too tired to cook food. Too tired, ये टू किसी एडजेक्टिव के पहले आता है, too tired, इतनी थकी हुई थी, हद से ज्यादा थकी हुई थी, to cook food, कि वो भोजन नहीं बना सकती। यहां इस टू के बाद में MV1 आता, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, ध्यान, to cook। इसको अगर हम सो दैट यूज करके लिखें, गर्ल्स वर सो टायर्ड, वो इतनी, देखो इस टू की जगह सो लिख दो आप, इतनी थकी थी, सो पर दैट आएगा, दैट दे कुड नॉट कुक फूड, यहां ध्यान रखना सो दैट में कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट आएगा, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट आएगा, ये ध्यान रखने की चीज, कुड नॉट कुक फूड, ये हो गया क्लियर। और उदाहरण लेते हैं, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, टू आ गया, इसके बाद एडजेक्टिव आ गया,
यहां MV1 आ गया। फिर वापस देखिए, वो बूढ़ा आदमी चलने के लिए बेहद कमजोर है, बेहद कमजोर है, मतलब वो चल नहीं सकता। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ओल्ड मैन इज सो वीक, टू की जगह सो आ दो, कुछ नहीं सेम लगना। ओल्ड मैन इज टू, ओल्ड मैन इज सो वीक, वीक यहां तक सेम करना है। फिर उसके एडजेक्टिव के बाद दैट लगाना है। फिर ये ही कैन नॉट वॉक, उसका सब्जेक्ट यूज करना, बूढ़े आदमी का सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन। ओल्ड मैन की जगह ही आ गया, कैन नॉट वॉक, बहुत आसान, ये भी हो गया। अब थोड़ा लंबा। द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सोल्व। प्रश्न उसके लिए बेहद मुश्किल था हल करने के लिए। अब ये फॉर हिम आ गया, आ सकता है कभी कभी सो दैट दिया तो फॉर हिम का यूज करना है, सो दैट दिया है तो टू का प्रयोग भी करना है। कभी कभी दो अलग सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस को ज्वाइन करना, बोलेगा यूजिंग टू और यूजिंग सो दैट, सेंटेंस को ज्वाइन करो क्योंकि कंजक्शन है, ज्वाइन करते हैं ना। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट। बिल्कुल सिंपल, ही कुड नॉट सॉल्व इट, यहां MV1 ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कैन नॉट सभी में कुक फूड MV1, मैन वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ग हर जगह आएगा। ओके, ये हो गया प्रश्न। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट। प्रश्न इतना मुश्किल था कि वो हल नहीं कर सका। लास्ट एक और एग्जांपल, द गर्ल्स आर सो नोटी, लड़कियां इतनी शरारती हैं, सभी होते नहीं हैं, दैट द टीचर कैन नॉट कंट्रोल देम, की अध्यापक उनको नियंत्रित नहीं कर सकता, उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। यहां सो आया है और दैट इतना दूर आ गया, लेकिन सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, सो नोटी दैट, सो दैट द टीचर कैन नॉट कंट्रोल MV1 फिर आ गया, या फिर द गर्ल्स आर टू नोटी। फॉर द टीचर, अब यहां ध्यान रखना, ये फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर द टीचर, एक ही बार आएगा, फॉर द टीचर टू कंट्रोल देम। ये चीजें ध्यान रखनी चीजें, अलग अलग सेंटेंस देके और फिर उसको ज्वाइन करने के लिए भी बोल सकता, मैं ये भी बताऊंगा, ये पहले लिख लो। बहुत सारे थोड़े और उदाहरण, थोड़े और एग्जाम्पल लेते तब पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। थोड़े और उदाहरण लेते हैं। नाउ लेट अस टेक two more examples. It is very dark. We cannot see anything. Join these two sentences by using to या and so that. यहां ध्यान रखना, ये बहुत अंधेरा है, हम कुछ भी नहीं देख सकते। It is so dark that, so के बाद that आता है, that we कुछ नहीं, it is so dark that we cannot see anything, we cannot see anything। अब बाकी आप कर सकते हैं, इसको करिए, देखे कौन कौन कर सकता, देखे कौन कर सकता, देखो किसने किया, दिखाओ मुझे। नेक्स्ट वाला क्या, इट इज टू डार्क, कितने लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। सो क्या लिखा है, इट इज टू डार्क है, सबका हो गया। सो इट इज टू डार्क फॉर अस, यहां फॉर अस आएगा, टू सी एनीथिंग। बस ये सेंटेंस कनेक्ट करना, आपके 10th राजस्थान बोर्ड के 10th में इस तरह का आता है। कभी कभी सो दैट दिया हुआ है, ये सो दैट यूज हो गया और टू में कन्वर्ट करना। यहां देखिए आगे, ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट लर्न एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। ही इज सो ओल्ड, कर सकते हैं बहुत सारे, बहुत कर लेंगे, चलो आप करो, करो देखें। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट लर्न एनीथिंग, ही कैनॉट लर्न एनीथिंग। थोड़ा ध्यान रखना भाई, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे भी बता देना। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट लर्न एनीथिंग, बढ़िया है। He is too old to learn anything. To learn anything. तो ये देखो, अब आपको मैं सलाह दूंगा, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे कंजक्शंस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।